नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रस सिद्धांत। ये जो रस सिद्धांत है आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एमए वगैरह लगभग सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये रस सिद्धांत जो है वो भारतीय काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र में एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, जो कि साहित्यिक काव्यात्मक और नाटकीय रचनाओं के सौंदर्य और प्रभाव को समझने और उनको व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो ये समझना है कि साहित्य या नाटक के माध्यम से किस प्रकार से जो पाठक होते हैं या दर्शक होते हैं उनके मन में विभिन्न भावनाओं और अनुभवों की उत्पत्ति होती है। फिर इसकी परिभाषा देखें तो रस का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है वो रचना द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्वाद होता है, लेकिन हमारे काव्य शास्त्र में इसका अर्थ है भावनात्मक या आनंदानुभूति, या उन्हीं की भावों के माध्यम से आनंद की अनुभूति। रस का अनुभव एक पाठक या दर्शक को तब होता है जब वह किसी साहित्यिक या नाटकीय रचना के भाव में गहराई से डूब जाता है और उनके द्वारा प्रेरित भावनाओं को महसूस करने लगता है। यानी कि हमारे जो काव्य शास्त्र है या साहित्य के क्षेत्र में यदि किसी भी काव्य के पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति होती है तो वही क्या होता है, काव्य रस कहा जाता है। महर्षि भरत जो थे उनका जो मूल ग्रंथ है वो नाट्यशास्त्र है। इसको रस सिद्धांत का मूल स्रोत भी माना जाता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि रस की उत्पत्ति साहित्य या नाटक में निहित भावों से होती है। जो भी साहित्य होता है या नाटक होता है उसमें जो भाव निहित होते हैं उन्हीं से रस की उत्पत्ति मानी है उन्होंने। रस का आनंद तब प्राप्त होता है जब पाठक या दर्शक जो है उन भावों को आत्मसात कर लेता है, यानी कि स्वयं महसूस करने लग जाता है और उनसे गहरे रूप से प्रभावित होता है, तब वो उस रस का आनंद प्राप्त कर पाता है। रस की उत्पत्ति के घटक इनको रस की उत्पत्ति के अवयव या अंग भी कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में 3 अवयव या अंग माने हैं, जिसमें से पहला है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इस तरह से 3 जो है भरत मुनि ने माने हैं, लेकिन इन तीनों का संयोग होने पर एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और इस तरह से रस के प्रमुख 4 अवयव या अंग माने जाते हैं। कितने? 4 अवयव या अंग माने जाते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम स्थायी भाव। स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थायी भाव वे प्रमुख स्थिर और भावनाएं हैं जो किसी विशेष स्थिति या घटना से उत्पन्न होती है और अंततः रस में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि प्रत्येक रस की उत्पत्ति के समय एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो शुरू से लेकर अंत तक उस रस में मौजूद रहता है। ऐसे भावों को क्या कहा जाता है? स्थायी भाव कहा जाता है। प्रत्येक रस का अपना एक निश्चित स्थायी भाव होता है। फिर विभाव का मतलब होता है कारण। विभाव ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा स्थायी भावों का उद्दीपन होता है। ये जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी कि वे पात्र या व्यक्ति जिनसे भावनाएं जागृत होती हैं। रस उत्पत्ति के जो सजीव कारण होते हैं उनको आलंबन कहा जाता है। कि यदि किसी प्राणी विशेष के कारण रस की उत्पत्ति हो रही है तो उस प्राणी विशेष को उस रस का आलंबन विभाव माना जाता है। उद्दीपन विभाव ये परिस्थितियां और वातावरण जैसे भावनाओं को जागृत किया जाता है। फिर आप देखेंगे अनुभाव वह है जो स्थायी भाव के उद्दीपन के बाद व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक प्रतिक्रिया होती है, जिनसे पता चलता है कि पात्र के मन में कौन सा भाव जागृत हो रहा है। ये भाव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक यानी रस की उत्पत्ति के समय आलंबन विभाव के द्वारा अपने शरीर से जानबूझकर जो चेष्टाएं प्रकट की जाती है वो कायिक या आंगिक होते हैं। वाचिक यानी वाणी के माध्यम से, और आहार्य यानी वेशभूषा के माध्यम से, और सात्विक जिन पर अपना कोई वश नहीं होता, वो अपने आप ही उत्पन्न होती है। फिर है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव अस्थायी या सहायक भावनाएं होती है
जो मुख्य भाव यानी कि स्थायी भाव को और सजीव बनाती है, और ये भाव थोड़े समय के लिए होते हैं और स्थायी भाव को अधिक गहरा बनाने में मदद करते हैं। यानी कि प्रत्येक रस की उत्पत्ति के समय एक तो उसका स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और उसके साथ स्थायी भाव के साथ साथ कुछ ऐसे सहायक भाव भी उत्पन्न होते हैं जो कुछ समय के लिए तो उत्पन्न होकर अपना कार्य करने के बाद पुनः लुप्त हो जाते हैं। ऐसे सहायक भावों को व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव को हम सहकारी भाव के नाम से भी जानते हैं। इनको बिजली की चमक या पानी के बुलबुलों से इनकी तुलना की जाती है, और संचारी भाव या व्यभिचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी जाती है। फिर आगे हम देखेंगे कि रस के जो प्रकार हैं वो भरत मुनि ने प्रमुख रूप से 8 रसों का उल्लेख किया है। कितने रस माने हैं भरत मुनि ने? 8 रस माने हैं, जिन्हें बाद में 9 करके नव रस के नाम से जाना गया है, जिसमें सबसे पहला है श्रृंगार रस। प्रेम और सौंदर्य का रस माना जाता है। श्रृंगार रस को कैसा रस माना जाता है? प्रेम और सौंदर्य का रस माना जाता है। इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम है। इसको सभी रसों का राजा भी कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना जाता है। आचार्य जो भोजराज है वो एकमात्र श्रृंगार रस को ही रस के रूप में मान्यता देते हैं। इनमें संयोग और वियोग 2 श्रृंगार रस माने गए हैं। फिर हास्य रस, हास्य यानी हास या परिहास का रस माना जाता है। इसका स्थायी भाव हास या हंसी है, जैसे उदाहरण के लिए हंसी मजाक। फिर है करुण रस, करुण यानी दुख या संवेदना का रस माना जाता है, और इसका स्थायी भाव जो है वो शोक या दुख माना जाता है। जैसे दुखद जो घटनाएं होती है वो करुण रस के अंतर्गत आती है। फिर जो रौद्र रस है वो रौद्र क्रोध का रस है। इसका स्थायी भाव क्रोध है, और इसमें आक्रोश और हिंसा की जो भावनाएं हैं वो आती हैं। फिर वीर रस, वीर रस यानी साहस और वीरता का रस माना जाता है। इसका स्थायी भाव उत्साह या साहस माना जाता है। इसमें वीरता और युद्ध से संबंधित आते हैं। भयानक रस, भयानक भय से और डर का रस माना जाता है, और इसका स्थायी भाव भय या डर है। जैसे आतंक या डरावनी जो घटनाएं होती हैं वो भयानक रस के अंतर्गत आती है। फिर विभत्स रस, विभत्स रस यानी घृणा और विकर्षण का रस माना जाता है, और इसका स्थायी भाव घृणा होता है। उदाहरण के लिए जैसे अपमानजनक या घृणास्पद जो दृश्य होते हैं वो विभत्स रस के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर अद्भुत रस, अद्भुत यानी आश्चर्य और विस्मय का रस है। इसका स्थायी भाव जो है वो आश्चर्य है, और इसमें जो चमत्कारिक घटनाएं होती है यानी कि आश्चर्य और विस्मय करने वाली जो घटनाएं होती हैं वो अद्भुत रस में आती हैं। फिर शांत रस, शांति और संतोष का रस माना जाता है। इसका स्थायी भाव सम या शांति है। इसमें ध्यान या शांति ये सब आते हैं। तो इस तरह से भरत मुनि ने तो 8 ही रस माने थे, लेकिन शांत या निर्वेद को मानकर इसके 9 रस यानी 9 रस माने गए हैं। फिर निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि रस सिद्धांत जो है वो भारतीय काव्य और नाट्य परंपरा का आधार है। इस सिद्धांत के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार से साहित्यिक या नाटकीय पाठक या दर्शक के मन में भावनाओं की उत्पत्ति करती है और उन्हें रसास्वादन का आनंद प्रदान करती है। रस का अनुभव कला के सौंदर्य और उसकी गहनता को समझने और अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि रस क्या है? रस का अनुभव, कला का जो सौंदर्य है और उसकी जो गहनता है साहित्य की, उस गहनता को समझने और उसे अनुभव करने का एक साधन माना गया है रस। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा रस सिद्धांत, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।